माननीय सांसद डॉक्टर संजय मित्रा महोदय, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, महापौर मुरादाबाद श्री विनोद अग्रवाल जी, पूर्व सांसद श्री सर्वेश जी, सत्यपाल सिंह सैनी जी, विधान परिषद के हमारे माननीय सदस्य श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, सरदार हरि सिंह नेहरू जी, माननीय विधायक श्री देश गुप्ता जी, राजेश कुमार सिन्नू जी, श्रीमती राजवाला जी, अशोक राणा जी, महेंद्र सिंह भरतवंशी जी, कुमार सुशांत सिंह जी, श्री राजीव करारा जी, शिवम कुमार जी, श्रीमती संगीता चौहान जी, श्रीमती सुजी चौधरी जी, श्री राजीव अजीत कुमार जी, क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा जी, गोपाल रंजान जी, माननीय विधायक कमलेश सैनी जी, महानगर के अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्र जी, जिला के अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान जी और भारी संख्या में आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम और मुरादाबाद की विभिन्न जोड़े यहाँ पर आज शादी विवाह के इस नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इन सभी वर्गों को मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूँ। उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, उनके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूँ। सामूहिकता का परिणाम ही यही होता है। सामान्य रूप से हमारे जनप्रतिनिधि बहुत व्यस्त होते हैं। कार्यकर्ताओं के यहाँ भी शादी ब्याह में जाने में उनके कठिनाई इसलिए हो पाती है कि एक साथ अगर 50 जगह शादी हो गई, बाकी व्यक्ति की सीमा होती है, 2 जगह 4 जगह 6 जगह 10 जगह पहुंच जाए। तो एक सामान्य मजदूर के यहाँ जाने में तो जनप्रतिनिधि के लिए ही दिक्कत होती है और हम लोगों के लिए तो अत्यंत दिक्कत हो जाती है, कहीं कहीं जा ही नहीं पाते। लेकिन ये सामूहिकता का ताकत है, ये सामूहिकता की ताकत है कि निर्माण श्रमिकों के 2754 जोड़ों की शादी है। तो मैं भी हूँ, स्वामी प्रसाद जी भी हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी भी हैं, सरदार प्रदेश सिंह गोलक जी हैं और इस कमिश्नरी के सांसद और विधायकगण भी इस आयोजन में एक साथ शामिल हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, पवित्र यज्ञ है। इसके लिए मैं सभी वर्गों को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ और कितना शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये हमारी सामूहिकता की ताकत है, ये हमारी भारतीयता की ताकत है और ये उन निर्माण श्रमिकों के प्रति सम्मान का सबसे बड़ा प्रदर्शन है जो भवन का निर्माण तो करता है लेकिन अपने आप एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होता था। लेकिन आज सरकार ने इसको मान्यता दी है और उसका परिणाम है कि इसकी शादी ब्याह में मुख्यमंत्री को भी, मंत्री को भी, सांसद को भी, विधायक को भी आना पड़ा है और आप सबके प्रति बधाई भी दे रहा है, शुभकामनाएं भी दे रहा है और आप सबके मंगल में भविष्य की कामना भी कर रहा है। व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी इस सामूहिकता का महत्व है। हम जब मिलकर के किसी एक अभियान के साथ जुड़ते हैं तो हमें सफलता के उतने नजदीक लेकर के आ जाता है। कार्य का शुभारंभ कैसे हो रहा है, कार्य की सफलता इसके निहित होती है और कार्य का शुभारंभ अच्छा होगा तो स्वाभाविक रूप से सफलता भी उतनी ही नजदीकी से हमें प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। और आज जो सफलता पूर्वक इस कोरोना कालखंड के दौरान 2754 जोड़े दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, ये उसी सामूहिकता के दर्शन का एक नया उदाहरण है।
स्वामी प्रसाद जी, मैं इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। श्रम विभाग ने आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। आज हम लोग फरवरी महीने में, याद करिए ठीक एक वर्ष पहले मार्च 2020 में देश के अंदर 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। वैश्विक महामारी कोरोना से देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय से निर्णय लिया और उसका परिणाम है श्रम विभाग ने आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। आज हम लोग फरवरी महीने में, याद करिए ठीक एक वर्ष पहले देश के अंदर 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। वैश्विक महामारी कोरोना से देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय से निर्णय लिया और उसका परिणाम है आज पूरा देश सुरक्षित स्थिति में। हम लोग इस मानवीय कार्यक्रम में शामिल हो पा रहे हैं। अगर समय पे निर्णय नहीं होते तो न जाने कितनी खराब स्थिति होती। अमेरिका जैसा देश कोरोना से तबाह हो गया, यूरोप के विकसित देश कोरोना से तबाह हो गए, लेकिन भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा समय पे लिए गए निर्णय और समय पे दिए गए मार्गदर्शन का परिणाम है तो में नए भारत की नई तस्वीर और हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा आज दुनिया भी उसको स्वीकार कर रही है। लेकिन कोरोना के दौरान जो सख्त फैसले लिए गए उसका परिणाम था कि आज देश सुरक्षित स्थिति में है। लेकिन लॉकडाउन 25 मार्च को प्रारंभ हुआ, अचानक मजदूरों के सामने काम का अभाव हो गया, उन्होंने पलायन प्रारंभ कर दिया। कहां जाता, उसके पास काम नहीं था। बहुत सारी जगहों पर ऐसे हुआ कि वहां की राज्य सरकारों ने उनके बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए, राशन की दुकान से राशन देना बंद कर दिया। उनके सामने पलायन के सिवाय कोई चारा नहीं था और उस समय राज्य सरकार ने मिलकर जब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो श्रम विभाग सबसे पहले आया था। हमारे कहा जितने भी निर्माण श्रमिक होंगे उनको भरण पोषण भत्ता देने का कार्य हम लोग करेंगे। और उस समय हम लोगों ने निर्माण श्रमिक हो या फिर पटरी व्यवसायी, जितने भी ठेला कुंचा रेडी लगाने वाले थे, जितने प्रवासी श्रमिक आए थे, ऐसे 54 लाख श्रमिक परिवारों को हम लोगों ने भरण पोषण भत्ता देने का काम किया था। और ये कार्य इसलिए देने में सफल हो गए थे क्योंकि विभाग पूरी मजबूती के साथ इन निर्माण श्रमिकों के कारण मजबूत स्थिति में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के बाद जब अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना था, मैंने देखा हमारे सभी भाइयों ने फिर से मेहनत और अपना पुरुषार्थ दिखाना प्रारंभ किया और उसका परिणाम है कि हम लोग फिर से कोरोना अभी पूरी तरह भले ही समाप्त नहीं हुआ, हम कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित भी किए हैं, लेकिन कोरोना को नियंत्रित करने के साथ ही हम लोग इस बात को भी सुनिश्चित कर लिए हैं कि हम लोग फिर से जनजीवन को सामान्य करके किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार और भूखों नहीं सोने देंगे। उस कालखंड में भी कोई भूखा नहीं सोया था, लेकिन आगे भी हम लोग किसी को भूखों नहीं सोने देंगे। हर हाथ को काम भी देंगे, हर खेत को पानी भी देंगे, लेकिन हर पेट को भरपूर भोजन देने का काम भी करेंगे। और ये सरकार ने ही किया था और प्रत्येक समाज के नागरिकों ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, कोरोना वॉरियर्स ने, इन सब ने उस दिशा में प्रयास किया। उसका परिणाम हम सबके सामने आया। स्वामी प्रसाद जी, अभी आपके सामने श्रम विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की निर्माण श्रमिकों के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे निर्माण श्रमिकों के सामने एक समस्या होती है। आज वो मुरादाबाद में काम कर रहा है, अगले महीने वो अलीगढ़ चला जाता है, इसके बाद में वहां का कार्य संपन्न करके फिर वो आगरा चला जाता है, फिर फिरोजाबाद चला जाता है, फिर मथुरा चला जाता है, जीवन भर ढूंढता रहता है। उसके जीवन भर के
अपने धर्म से भले ही वह राष्ट्र का निर्माण तो करता है, लेकिन राष्ट्र के निर्माण के साथ अपने परिवार को बना नहीं पाता है। लेकिन जो राष्ट्र का निर्माण करेगा उसके निर्माण की जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी। हम लोगों ने तय किया है प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में हम लोग 18 अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। यानी अब श्रमिक का बेटा भी, श्रमिक की बेटी भी सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर अत्याधुनिक शिक्षा अर्जित करेगी और इसके लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहां पे उनके बच्चों को लाएंगे, उनके रहने की फ्री व्यवस्था, खाने की फ्री व्यवस्था, पढ़ाई की फ्री व्यवस्था, उसको पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएंगे और उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ फिर समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण में लगाने का कार्य भी करेंगे। प्रतिभा किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा तक सीमित नहीं होती है। प्रतिभा तो हर एक जगह मौजूद है और उस प्रतिभा का लाभ लेने के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश के अंदर प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों को, अनाथ बच्चों को एक नया जीवन देने के लिए और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा की गई पहल का परिणाम है। और बहुत शीघ्र श्रमिकों के बच्चे खाना बदोश की तरह जगह जगह घूमेंगे नहीं, बल्कि अटल आवासीय विद्यालय में भले ही माँ बाप कहीं भी अपना काम धाम करें, लेकिन बच्चे एक जगह सुरक्षित रहेंगे और साल में जब उनकी मर्जी आएगी तो वे वहां जाकर के देख पाएंगे, वहां उनके रहने की व्यवस्था रहेगी। लेकिन और बच्चों के रहने की, खाने की, आधुनिक शिक्षा की और सभी प्रकार की सुविधाओं का खर्चा सरकार उठाएगी। सरकार उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। कोरोना ने भाइयों बहनों बहुत कुछ हमें सबक दिया। एक सबक था प्रवासी और निवासी श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लिए सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। अब किसी श्रमिक को आने वाले समय में भटकना नहीं पड़ेगा, उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और अगर कोरोना जैसी महामारी ने कभी दुर्भाग्य से दस्तक देने का प्रयास किया तो भी हमारा किसान भाई, हमारा श्रमिक भाई कहीं भी हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, क्योंकि सरकार इस प्रकार की योजनाएं उनके लिए बना देगी जो हर प्रकार से संबल प्रदान करेगी, उसकी सुरक्षा का एक नया माहौल देगी, सुरक्षा का एक नया चक्र उसे प्रदान करेगी। और सुरक्षा चक्र के साथ आप सबको जोड़ने के लिए ही आज सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब सत्ता की बात को संभाली, उससे पहले देश के अंदर किस प्रकार का विश्वास, अविश्वास की स्थिति, अराजकता थी। लोगों में, जनता का आम जनमानस में सरकार की छवि एकदम खलनायक जैसी बनी हुई थी। लेकिन पहली बार सरकार के एजेंडे में गांव का है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, ये सभी सरकार के एजेंडे के हिस्से 2014 में बने जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की घोषणा की। और उस प्रकार की घोषणाओं के साथ साथ उस प्रकार की योजनाओं को लागू करना प्रारंभ किया। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा कि जनधन अकाउंट में हर महिला लाभार्थी के खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे धनराशि भेजी जा रही थी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी उद्यमी थे, वहां पे कार्य करने वाले कारीगर थे, वहां पे कार्य करने वाले मजदूर थे, इन सबके लिए अलग से पैकेज की घोषणा हो रही थी, इनके लिए कार्यक्रम बन रहे थे। वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, कुष्ठावस्था पेंशन हो, इनकी राशि सीधे उनके अकाउंट में भेजी जा रही थी। और यही नहीं,
12 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री